नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा साक्य अभिकर्मित अनुदेशन। अब बात करेंगे अपन अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका प्रतिपादक कौन था, यानी इसका प्रतिपादन कब और किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा किया गया है। थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा। और कब किया गया, तो जवाब होगा सन 1962 में। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इससे मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। अब ये मैथेटिक्स शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो देखो मैथेटिक्स जो शब्द है ना, वो ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथिन शब्द से बना है। ग्रीक या यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है, तो जवाब होगा मैथिन से। अब सवाल आता है कि ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सीखना। दोबारा देखिए, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट और इसका प्रतिपादन किया गया सन 1962 में। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन को मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। याद रखें, मैथेटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथिन शब्द से हुई है और उस मैथिन का अर्थ होता है सीखना। अब सवाल ये आता है, जैसे इसकी क्रियाविधि की बात करोगे तो इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों अवरोही। अवरोही का मतलब उल्टा होता है। अंत से फर्स्ट की ओर कह दो, चाहे बड़े से छोटे की ओर कह दो। सवाल उठता है कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण सर्वप्रथम किस भाषा के शिक्षण के लिए किया गया था, तो याद रखें दोस्तों इसका निर्माण सबसे पहले गणित विषय के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग सभी विषयों के लिए किया जाता है। फिर बात आती है इसकी सामान्य क्रियाविधि की कि अभिकर्मित अनुदेशन है क्या। थोड़े से इसको अर्थ को समझें तो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन दोस्तों वह अभिकर्मित अनुदेशन है जिसमें विषय वस्तु की तुलना में जो अध्ययन करता होता है, अधिगम करता होता है, उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी इसमें विषय वस्तु की तुलना में अध्ययनकर्ता की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो विषय वस्तु है ना, वो एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है वो कड़ी के रूप में होता है। अब कड़ी के रूप में कैसे, एक क्रम होता है इसमें पदों का, और वो क्रम दोस्तों इसके अर्थ से बताया था, आपको समझ में आ जाएगा। विपरीत क्रम होता है इसमें। जो ये कड़ी है उसका क्रम है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर।
यानी इसमें जो अंतिम पद होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है या सबसे पहले आता है, और जो प्रथम पद होता है वो सबसे अंत में आता है। ठीक है, दोबारा से देखें। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु की तुलना में अध्ययनकर्ता जो होता है, अधिगमकर्ता जो होता है, उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है वो एक कड़ी के रूप में होता है। इसमें अंतिम पद सबसे पहले और प्रथम पद सबसे अंत में लिखा जाता है। और खास बात यह है दोस्तों कि इस अभिकर्मित अनुदेशन में जो इकाई होती है ना, वो एक फ्रेम के रूप में न होकर समस्या या अभ्यास के रूप में होती है। यह भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस अभिकर्मित अनुदेशन में इकाई फ्रेम न होकर के एक समस्या या अभ्यास के रूप में होती है, तो जवाब होगा दोस्तों अपना अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन। दोबारा से देखें। विषय वस्तु की तुलना में अध्ययनकर्ता की क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एक कड़ी के रूप में होता है। इसमें अंतिम पद सबसे पहले और प्रथम जो पद है वो सबसे अंत में लिखा जाता है। इसमें इकाई को फ्रेम न होकर के एक समस्या या अभ्यास के रूप में होती है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें जो छात्र की क्रियाएं जो होती है ना, वो ही अवरोही क्रम में होती हैं। छात्र की क्रियाएं भी अवरोही क्रम में होती हैं। अवरोही क्रम का मतलब है छात्र अंतिम क्रिया पहले करता है और प्रथम क्रिया है वो बाद में करता है। अब प्रश्न आता है कि अभिकर्मित अनुदेशन जो है ये आपका अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्रदान करना। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो आपका जवाब होगा इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्रदान करना होता है। एक बार यहां तक रिवाइज करें, फिर उसके बाद अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है वो किन नियमों पर आधारित होता है, इसके गुण व दोष क्या होते हैं, एक बार इसकी सामान्य प्रोसेस को समझें। सबसे पहले तो इसके प्रतिपादक कौन है? जवाब होगा थॉमस एफ गिलबर्ट हैं। कब प्रतिपादन किया गया? 1962 में। सबसे पहले इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण किस विषय के लिए किया गया था? दोस्तों जवाब होगा गणित विषय के लिए, और वर्तमान में इसकी उपयोगिता के कारण इसका उपयोग है वो समस्त विषयों में, अन्य विषयों में भी किया जाता है। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन। यहां मैथेटिक्स शब्द किस शब्द से बना है, व्युत्पन्न हुआ है? तो जवाब होगा ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से, और उस मैथीन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सीखना। फिर बात की थी कि इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात की थी कि इसमें विषय वस्तु की तुलना में अधिगमकर्ता द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है वो भी एक कड़ी के रूप में होता है। अंतिम पद सबसे पहले और प्रथम पद सबसे अंत में होता है। इसके अलावा इसमें जो छात्र की क्रियाएं हैं वो भी दोस्तों अवरोही क्रम में होती हैं, यानी छात्र अंतिम व्यवहार पहले करता है और प्रथम व्यवहार अंत में करता है। और इसमें जो इकाई होती है वो एक फ्रेम के रूप में न होकर के एक समस्या या अभ्यास के रूप में होती है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है ये किन नियमों पर आधारित है। तो सामान्यतः अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है वो 3 नियमों पर आधारित होता है। वो 3 नियम हैं कौन कौन से, उनका अभिप्राय क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 3 नियम हैं कौन से। अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के प्रमुख नियमों की बात करें तो 3 होंगे। एक तो होगा दोस्तों श्रृंखला का नियम।
श्रृंखला का नियम। दूसरा है दोस्तों विभेदीकरण का नियम। और तीसरा है दोस्तों सामान्यीकरण का नियम। सामान्यीकरण का नियम। तो ये अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के तीन प्रमुख नियम हैं। पहला श्रृंखला का नियम, दूसरा विभेदीकरण का नियम और तीसरा है सामान्यीकरण का नियम। दोस्तों श्रृंखला का नियम है उसका प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब पहला जो पद होता है ना, उस प्रथम पद के लिए जो छात्र अनुक्रिया करता है वह अनुक्रिया अगले पद के लिए यानी दूसरे पद के लिए उद्दीपन का कार्य करती है, तब श्रृंखला का नियम लगता है। यानी इसको आप एक आरेख के रूप में देखें तो अनुक्रिया प्रथम जो है वो ही दूसरे जो पद है उसके लिए उद्दीपक का कार्य करती है, यानी यही क्या होगी, उद्दीपक 2 होगी। और इस उद्दीपक 2 के प्रति छात्र अनुक्रिया 2 करेगा और ये अनुक्रिया 2 है ना दोस्तों, ये उद्दीपक 3 का कार्य करेगी और इसके प्रति फिर छात्र अनुक्रिया 3 करेगा। यह क्रम चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है। कहने का मतलब जब पहले पद के प्रति की गई अनुक्रिया दूसरे पद के लिए उद्दीपक का कार्य करे तथा दूसरे पद के लिए की गई अनुक्रिया तीसरे पद के लिए उद्दीपक का कार्य करे और तीसरे पद के लिए की गई अनुक्रिया चौथे पद के लिए उद्दीपक का कार्य करे, तो दोस्तों वहां श्रृंखला का नियम होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है विभेदीकरण का नियम। विभेदीकरण का नियम दोस्तों वहां लगता है जहां उद्दीपक भी अलग अलग हों और अनुक्रिया भी विभिन्न हो। कहने का मतलब उन परिस्थितियों में विभेदीकरण का नियम लगेगा जहां उद्दीपक व अनुक्रिया विभिन्न हो। जैसे उद्दीपक 1 है उसके प्रति अनुक्रिया प्रथम होगी, फिर उद्दीपक 2 है उसके प्रति अनुक्रिया 2 होगी। यानी प्रत्येक उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाएं अलग अलग हों, तब कौन सा नियम होगा दोस्तों, तब होगा विभेदीकरण का नियम। और तीसरा है दोस्तों सामान्यीकरण का नियम। सामान्य जैसे मान लो यहां कुछ एग्जाम्पल बताऊं विभेदीकरण के नियम का मतलब है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं दिन व रात, इसी प्रकार लड़का व लड़की, मेज व कुर्सी। ये विभेदीकरण के नियम को स्पष्ट करने वाले उदाहरण हैं। यानी जहां उद्दीपक और अनुक्रियाएं क्या हो, विभिन्न प्रकार की हो, वहां कौन सा नियम होगा दोस्तों, विभेदीकरण का नियम। तीसरा है सामान्यीकरण का नियम। जहां उद्दीपक अनेक हो लेकिन अनुक्रिया उन उद्दीपकों के प्रति समान होती है। कई उद्दीपकों के लिए एक ही अनुक्रिया होना, कई उद्दीपकों के लिए एक ही अनुक्रिया हो तो वहां नियम कौन सा होगा दोस्तों, सामान्यीकरण का नियम। कई उद्दीपकों के लिए एक ही अनुक्रिया की जाए तो उसे क्या कहोगे आप, सामान्यीकरण का नियम। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है गोभी, मटर, टमाटर, ये सब क्या है दोस्तों, सब्जियां हैं। यानी उद्दीपक तो अलग अलग हो और उनके प्रति अनुक्रिया है वो समान हो, तो कौन सा नियम होगा, सामान्यीकरण का नियम। तो यहां याद रखने हैं, ये भी आपको संक्षिप्त रूप से ध्यान में रख लें कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो ये इसके 3 प्रमुख नियम हैं, श्रृंखला का नियम, विभेदीकरण का नियम और सामान्यीकरण का नियम। और इनका सामान्य अभिप्राय भी समझ लें दोस्तों। श्रृंखला का नियम का मतलब है जब प्रथम पद के प्रति की गई अनुक्रिया दूसरे पद के लिए उद्दीपक का कार्य करे तथा दूसरे पद के लिए की गई
अनुक्रिया तीसरे पद के लिए उद्दीपक का कार्य करे तो उसे श्रृंखला का नियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा है विभेदीकरण का नियम, जहां पर उद्दीपक व अनुक्रिया विभिन्न हो, अलग अलग हो। उद्दीपक किसी विशेष उद्दीपक के प्रति विशेष अनुक्रिया, दूसरे विशेष उद्दीपक के प्रति दूसरी विशेष अनुक्रिया हो, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया विभिन्न हो तो उसे विभेदीकरण का नियम कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, दिन रात, लड़का लड़की, मेज कुर्सी, ये किस प्रकार कौन से नियम के उदाहरण हैं, विभेदीकरण। फिर बात है सामान्यीकरण, जहां उद्दीपक अनेक हों लेकिन उनके प्रति की जाने वाली अनुक्रिया क्या हो दोस्तों, एक हो, तो उससे सामान्यीकरण का नियम कहेंगे। जैसे कि विभिन्न सब्जियां एक साथ, गोभी, मटर, टमाटर आदि हैं, ये सारी क्या हैं, सब्जियां हैं, यानी उद्दीपक तो अनेक हैं और उनके प्रति की जाने वाली अनुक्रिया दोस्तों समान है, तो उसे सामान्यीकरण का नियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के गुणों की, तो सबसे पहले देखिए इसका गुण क्या है। तो कुछ तो इसकी जो प्रक्रिया आपने पढ़ी ना, उसी में गुण आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो इसमें आपने पढ़ा कि इसमें जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण है वो एक कड़ी के रूप में किया जाता है। अंतिम पद पहले आता है और पहला पद सबसे अंत में आता है, तथा छात्र द्वारा जो अनुक्रियाएं की जाती हैं वो भी अवरोही क्रम में होती, अर्थात छात्र अंतिम व्यवहार पहले करता है और प्रथम व्यवहार बाद में या प्रारंभिक व्यवहार अंत में करता है। कहने का मतलब इसका पहला गुण हो गया कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन अंतिम व्यवहार से प्रारंभिक व्यवहार की दिशा में होता है, अंतिम व्यवहार से प्रारंभिक व्यवहार की दिशा में होता है। दूसरा गुण हो जाएगा कि इसमें इकाई है वो कोई फ्रेम न होकर के समस्या या अभ्यास के रूप में होती है। तीसरा गुण हो जाएगा कि इस अभिकर्मित अनुदेशन का जो सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों वो क्या है कि मान लो अध्यापक अनुपस्थित भी होना, तो इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के माध्यम से छात्र है वो पाठ्य वस्तु पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। कहने का मतलब अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में अध्यापक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन करता है वो पाठ्य वस्तु पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। चौथे गुण की बात करें तो ये जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है ये प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए अधिक प्रभावशाली होता है। पांचवें गुण की बात करें तो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन सुग्राह्य यानी आसानी से ग्रहण करने वाला व रुचिकर होता है। उसके बाद बात करें तो इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में दोस्तों अशुद्धियों की संभावना नगण्य होती है, अशुद्धियों की संभावना नहीं होती। यहां अपने दिमाग में कि इसमें अशुद्धियां क्यों नहीं होती, इसके कारण को जानने। अशुद्धियां क्यों नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सहयोग से निर्मित होता है, इसलिए इसमें अशुद्धियां होने की संभावनाएं न के बराबर होती। फिर अगले गुण की बात करें तो इसमें कार्य की पूर्णता ही पुनर्बलन का साधन है। जब कार्य पूरा होगा तो ही पुनर्बलन की प्राप्ति होगी, अर्थात कार्य की पूर्णता ही इसमें पुनर्बलन का साधन है। इसके अलावा अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है वो विभिन्न कौशलों के स्थानांतरण में सहायक है, उपयोगी है। और लास्ट गुण की बात करें तो दोस्तों वो गुण होगा कि इसमें ये जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है ना, इसमें दो प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर भी और नियम से उदाहरण की ओर ही। यहां ये विशेष बात याद रखनी है कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन नियम से उदाहरण व उदाहरण से नियम दोनों प्रविधियों पर आधारित होता है, या इसमें दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? नियम से उदाहरण व उदाहरण से नियम की ओर। दोबारा से गुण देखें, इसमें अंतिम व्यवहार से प्रारंभिक व्यवहार की दिशा में होता है ये। इसमें इकाई फ्रेम न होकर के एक समस्या या अभ्यास के रूप में होती है। इसमें अध्यापक की अनुपस्थिति में भी छात्र है वो पाठ्य वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व या यूं कहें पूर्ण अधिकार कर लेता है। इसके अलावा यह प्रेरणादायी क्रियाओं के लिए उपयोगी है। फिर बात करें तो यह अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन अधिक सुग्राह्य व रुचिकर होता है। फिर बात की कि इसमें अशुद्धियों की संभावना कम होती है क्योंकि ये सभी के सहयोग से निर्मित होता है। इसमें कार्य की पूर्णता ही पुनर्बलन का आधार होती है। इसके माध्यम से आसानी से विभिन्न कौशलों को स्थानांतरित किया जा सकता है।
इसके अलावा इसमें नियम से उदाहरण व उदाहरण से नियम दोनों प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसके दोष की, तो इसका सबसे बड़ा दोष है दोस्तों, इसका निर्माण कठिन है, क्योंकि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर उल्टे क्रम का कार्य जो होता है हमेशा वो कठिन ही होगा। तो इसका निर्माण है वो क्या है, कठिन है। इसके अलावा अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो सीमित होता है। यहां उपयोग सीमित का अभिप्राय है कि पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु के जो सभी प्रकरण है ना, उनके लिए अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन उपयुक्त नहीं होता, यानी विषय वस्तु के सभी प्रकरणों का अध्यापन या अध्ययन इस अभिकर्मित अनुदेशन के द्वारा संभव नहीं है। फिर बात करें तो इसमें छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती, छात्र स्वतंत्र रूप से क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि उससे एक निश्चित क्रम में क्रिया करनी होती है। अंतिम व्यवहार पहले करेगा, प्रथम व्यवहार सबसे अंत में करेगा, अर्थात छात्र क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। इसी प्रकार ये जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है दोस्तों, ये उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। इसके अलावा जैसा आपने इससे पहले शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा था, तो उसमें दोस्तों अनुदेशन के साथ साथ निदान और उपचार की सुविधाएं भी थी, लेकिन इस अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं होती। ये भी इसका दोष है कि अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन में उपचार की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इसमें जो क्रियाएं हैं उल्टा काम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अर्थात इसमें जो क्रियाएं हैं ना वो लंबी चलती हैं, अर्थात इसमें समय अधिक लगता है। और लास्ट दोष की बात करें तो दोस्तों अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन है, ये छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से तो अभिप्रेरित कर सकता है, लेकिन ये सामाजिक रूप से अभिप्रेरित करने में सक्षम नहीं है। एक बार दोबारा देखें, इसका जो दोष है वो निर्माण कठिन है, इसका प्रयोग सीमित होता है, अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, छात्र कार्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र नहीं होते, उसे एक निश्चित क्रम में उल्टे से यानी अंतिम से प्रथम पद की ओर चलना होता है। इसके अलावा ये उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं है, इसमें उपचार की आवश्यकता नहीं होती, और बात की थी क्रियाएं लंबी चलती हैं, अर्थात समय अधिक लगता है। इसके अलावा यह अभिकर्मित अनुदेशन छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से अभिप्रेरित करने में तो सक्षम है, लेकिन सामाजिक रूप से अभिप्रेरित करने में सक्षम नहीं है। ये अपने तीन प्रमुख अभिकर्मित अनुदेशन के तीन रूप पढ़े आपने। सबसे पहले बात की रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन की, फिर इससे पिछले वीडियो में आपने शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन पढ़ा, और आज आपने बात की है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन की। दोस्तों इनके अलावा आधुनिक समय में वर्तमान में कुछ अनुदेशन के अन्य रूप भी प्रचलित हैं, जिनके केवल आप नाम ध्यान में रखें। एक तो है स्वनिर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन, और दूसरा है दोस्तों कंप्यूटर सहायक अभिकर्मित अनुदेशन। यानी कुल मिलाकर अभिकर्मित अनुदेशन के आपको 5 प्रमुख रूप याद रखने हैं: रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, स्वनिर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन, और 5वां है दोस्तों कंप्यूटर सहायक अभिकर्मित अनुदेशन, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।